Let's begin. Recording in progress. क्या आप मुझे बताएंगे टोटल कितने हेड्स होते हैं? वेरी गुड. सबसे पहला सैलरी होता है जनरली. सैलरी. नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी, अदर सोर्स. पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम या जीटी है. माइनस क्या होता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर. कौन कौन से सेक्शन? और जब वो माइनस कर देते हो तो क्या आंसर आता है? वेरी गुड. पूरा टैक्स आता है बेटे आप. तो क्या आप मुझे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन बता सकते हो? वेरी गुड. हाउस प्रॉपर्टी का? कैपिटल गेन? इसलिए इसको मैं 45 को नीचे लिख रहा हूं. पीजीबीपी 28. इसलिए आगे से अगर आप हेड बोलो तो टेक्निकली चार्जिंग सेक्शन के सीक्वेंस से बोला जाता है. तो पीजी जैसे हाँ ठीक है ना. एंड अदर सोर्स 56. ये सारे के सारे चार्जिंग सेक्शन है बेटे. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीबीपी. ओके ठीक है. आप मुझे बताइए पीजीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? वेरी 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 गुड. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. हाँ जी ठीक है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. सर जी आप चाहे कोई भी बिजनेस करिए, आप रास्ते में देखते हैं. पहले मैं अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर बात करूं, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, व्हाटएवर. लेकिन बेटे आपने वो चाइनीज वैन देखी है? क्या नाम है उसके चाइनीज वैन? लजीज. उसको भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो कौन से हेड में दिखाएगा? पीजीबी. तो हम लोग उस लेवल तक हमको देखना है. इवन अगर कोई मोमोज भी बेच रहे बेटा रेडी पे, तो टेक्निकली कौन से हेड में उसकी इनकम टैक्सेबल हो रही होगी? पीजीबी. बट वी हैव टू फर्स्ट कंसिडर ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है. अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं इसमें. ये जो पूरा का पूरा पीजीबीपी है, इसमें ना इसी सीक्वेंस में ही लिखना है यहीं से ऐसे. ठीक है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 जो कि है चार्जिंग सेक्शन. ठीक है. और इसमें ना चार्जिंग सेक्शन में भी 15-20 पॉइंट है. तो जब हम 7-8 लेक्चर हो जाएंगे ना, तब जाके आपका चार्जिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट होगा. ठीक है. तो 28 हमारा किस चीज का है? इट इज टेक्निकली चार्जिंग सेक्शन. अच्छा जी. फिर अगला सेक्शन आता है सेक्शन 29. मैं लिखाऊंगा सारी चीजें, चार्जिंग क्या बोल रहा हो क्या. 29. सेक्शन 29 कहता है कि अगर आपको पीजीबीपी इनकम निकालनी है, यानी कि एक बिजनेस की इनकम निकालनी है, तो आपको रीड करना पड़ेगा सेक्शन 30 to 43D. 29 अपने में कुछ नहीं कहता. 29 कहता है पीजीबीपी इनकम निकालनी है, 30 से पढ़ना स्टार्ट करो अप टू 43D. फिर इसके बाद स्टार्ट होते हैं सेक्शन 30 to 36 जो स्पेसिफिक बात करेंगे कि ये खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है. आपको भी हो सकता है पता नहीं लगे मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं कि 30 to 36 कुछ स्पेसिफिक बातें करेंगे, खर्चे का नाम लेके बात करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन. ठीक है. देन यू हैव सेक्शन 37. इसको बोला जाता है जनरल डिडक्शन. सर जी ये क्या होता है? आपको कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, अभी सिर्फ आपने लिखना है. फिर इसके बाद सीरीज स्टार्ट होती है सेक्शन 40 की. 38 एक छोटा सा सेक्शन, वैसे सीक्वेंस में लिखा भी नहीं जाता, लिखने को लिख सकते थे बट उसकी जगह वो नहीं है. 39 कुछ नहीं है. 32, 36 स्पेसिफिक डिडक्शंस लिख लीजिए.
देन सेक्शन 40 ऑनवर्ड्स ना कुछ डिसअलाउंसेस के सेक्शन है. डिसअलाउंस समझते हो, सरकार कहती है इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. आप बोलोगे सर बिजनेस का खर्चा सेल्स में से माइनस करने दो, नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताइए सेल्स माइनस कॉस्ट क्या इसमें भी होता होगा? कॉस्ट क्या होती है? खर्चे. लेकिन अगर आपने वो खर्चे कैश में करे तो माइनस नहीं होते वो. अगर आप रेंट दे रहे हो, आप 50,000 का रेंट दे रहे हो, इफ यू गिव इट इन कैश नॉट अलाउड. अकाउंट्स में जो कर रहे हो करते रहिए, इनकम टैक्स में नहीं होता है. तो बेसिकली देखेंगे सरकार क्या क्या डिसअलाउ करती है जरूर. और फिर एक आखिरी सीक्वेंस चलेगा बच्चे, 44AA, 44AB, 44AD. याद है हम लोग लास्ट क्लास में कोई देखा था? और 44AE. ये है बच्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, BOAs बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस इज देन टैक्स ऑडिट. ऑल्सो ऑडिट करानी पड़ती है बेटे टैक्स में भी, सिर्फ कंपनी ऑडिट नहीं होती, टैक्स की ऑडिट भी होती है बच्चों. एंड लास्ट यू कैन से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, एजम्पशन बेस पे आपकी इनकम निकाली जाएगी और टैक्स निकाला जाएगा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सी आपको बुक्स बनानी है, कौन सी नहीं बनानी, ठीक है जी. तो ये आपका आप कह सकते हो, जब आप इस चैप्टर को रिवाइज भी करोगे तो आपके दिमाग में ऐसे ओरिएंटेशन समझ रहे हो. तो बेसिकली 28 कुछ नहीं, 29 कुछ नहीं है, 30 से 36 एक टाइम लगता है कुछ. जब आप रिवाइज भी करोगे 2 घंटा लगेगा, 37 आधे घंटे का, 40 के अंदर 2-3 घंटे लगेंगे अलग अलग सेक्शन दो. और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना. समझ रहे हो. मुद्दे की बात ये है जी, सर ये चैप्टर है क्या? आइए जरा सबसे पहले सेक्शन 28 में लिखते हैं कुछ कि सर व्हाट इज, मतलब क्या चीज को टैक्स कर रही है सर सरकार. ठीक है, तो लिखते हैं एनी प्रॉफिट्स और गेन्स, एनी प्रॉफिट्स. हमें प्रॉफिट में फर्क क्या है, गेन में क्या फर्क है, कोई मतलब नहीं है हमें. एनी प्रॉफिट्स और गेन्स earned by an assessee, earned by an assessee during the previous year, any profits or gains earned by assessee during the previous year from business or profession carried on by the assessee. From business or profession carried on by the assessee is taxable under the head PG. मैं फिर से बोल देता हूँ, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अर्नड बाय असेसी. असेसी होता है जो भी इंसान बिजनेस चला रहा है, ठीक है. अर्नड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. भाई पिछले साल का प्रॉफिट इस साल थोड़ा ना टैक्सेबल करेगा, इस साल जो बिजनेस करा उसका होगा. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय असेसी इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजी. बहुत ही जनरलाइजेशन है, जैसे हर बार चार्जिंग सेक्शन बड़ा स्पेसिफिक जा रहा था ना, पीजीबीपी का ऐसे नहीं जा रहा. ठीक है. अब आप मेरे को एक बात बताइए, क्या जितने भी लोग बिजनेस करते हैं क्या वो अपना पीएनएल बनाते होंगे? बनाते. तो आइए, तो आप अकाउंट्स आपने पढ़ी है, 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, आपको समझ आता है कि जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है तो दे पास जर्नल एंट्री, देन दे मेक लेजर, देन दे मेक ट्रायल, देन ट्रेडिंग पीएनएल, एंड वी गेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स.
व्हाट अबाउट पीजीबीपी? क्या उसकी जर्नल एंट्री अलग? आई मीन इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट सेम होता होगा जो अकाउंट्स का है। इनकम टैक्स कह रही है भाई जो अकाउंट्स का तेरा पीएनएल है ना उसी को ले लेते। अगर ऐसा हो गया तो पीजीबीपी खत्म हो गया। अगर इनकम टैक्स ये बोल दे दैट व्हाटएवर योर प्रॉफिट्स एज पर अकाउंट्स इज सेम प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, पीजीबीपी ओवर। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ दोनों में ट्रीटमेंट अलग होगा कुछ ना कुछ, बनाने का तरीका। तो बेसिकली कंपनीज में क्या होता होगा, जैसे एयरटेल में, ठीक है, जब मैं उधर जॉब कर रहा था तो मैं टैक्स के अंदर था, ठीक है, तो क्या मैं अकाउंट्स भी बना रहा था? ऐसे थोड़ा। तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर मुझे एयरटेल की पीजीबीपी इनकम निकालनी है तो क्या मैं एक एक ट्रांजैक्शन कितने सारे स्टोर से सेल हो रही है मैं उसको रिकॉर्ड करूं अलग से? लाइक देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन डूइंग अकाउंट्स एंड देयर इज अनदर डिपार्टमेंट रिकॉर्डिंग अगेन एवरी ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं होता। मैं अकाउंट्स जब क्लोज कर देता, जब वो नेट प्रॉफिट निकाल देगा, मैं उसके नेट प्रॉफिट में प्लस माइनस करूंगा और पीजीबीपी इनकम। So there is no journal entry under income tax that I will record everything. बट अकाउंट्स अपने में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, आप सोच के देखो, एक एयरटेल कंपनी है, मैं उसकी एक एक चीज का टैक्स डिपार्टमेंट जो एयरटेल का होगा वो फिर दोबारा रिकॉर्ड करेगा? नहीं। अगर आप टैक्स में हो यू विल वेट फॉर अकाउंट्स टीम कि भाई तू क्लोजिंग करना अपनी यार, क्यों क्लोजिंग कर, नेट प्रॉफिट दे मेरे को, और मुझे पता है तूने नेट प्रॉफिट कैसे निकाला, और मुझे पता है कि इनकम टैक्स में क्या बोल रहे हैं, और दोनों में की वजह से जो डिस्क्रिपेंसी है उसको प्लस माइनस कर दूंगा और इनकम निकाल दूंगा आपके पीछे। यही करना, पेपर में भी यही क्वेश्चन आएगा। पेपर में आपको अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा और आपको नीचे कोई पॉइंट्स दे देगा, और आपको ये पता है कि इनकम टैक्स ये कहता है, अकाउंट्स ये कहता है, प्लस करना माइनस करना, पीजीबीपी इनकम। क्लियर है बच्चे? तो आइए इसको साथ साथ बनाते हैं। अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? तो बेटे मैं ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बना रहा, मैं सीधा ट्रेडिंग पीएनएल का क्रक्स लिख रहा हूं कि मान लो यहाँ पे सेल्स है 500 रुपए और परचेजेस है 100, रेंट 50, सैलरी 30, depreciation 50, provision for doubtful debts 30, interest income 100, रेंट इनकम 50। क्या आप मुझे नेट प्रॉफिट बता सकते हो? नेट प्रॉफिट है आपका जी 390। किसके हिसाब से? अकाउंट्स के हिसाब। भारत देश में जो भी अकाउंटिंग नॉर्म्स चल रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, उस हिसाब से अकाउंटेंट अपने हिसाब से बनाता है, और ये नेट प्रॉफिट है। टैक्स वाले क्या करते हैं सर? टैक्स वाले की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट से, और ये कंप्यूटेशन अच्छे से बनाना बच्चे। अब इसके नीचे टैक्स का काम शुरू हो, तो आप ये कह सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम ऑफ whosoever person it is, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉर असेसमेंट ईयर। बताएंगे कौन सा असेसमेंट ईयर लिखूं? 24-25। 23-24 प्रीवियस ईयर है तो क्या आ जाएगा बच्चे? 24-25। ओके, कहां से स्टार्ट करूं भाई? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चे? 300। बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स। टैक्स तो निकाल रहा है, और भी कुछ कई बातें करूंगा गहरी, तो आप इसको पीवीटी लिख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंट्स वाला टैक्स नहीं निकालता, नहीं, मुझे बोलता है कि ले पकड़ दिया ना, और टैक्स निकाल के मुझे बताया फिर मैं एंट्री डालूं।
तो पीबीटी आ गया। अब आप मुझे बताइए टेक्निकली तुम्हारी अकाउंट्स किस बेसिस पे बनी है? कह सकता हूँ ड्यू बेसिस, अकाउंट्स इज ऑन अक्रूवल बेसिस, ऑन ड्यू बेसिस। व्हाट अबाउट पीजीबीपी? पीजीबीपी क्या मैं कैश पे चला सकता हूँ? आंसर इज यस, कैश भी चल सकता है, ड्यू भी चल सकता है। अभी हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैक्सिमम कंपनियां जैसे अकाउंट्स चल रहा होता है वैसे ही चलाती हैं, ड्यू बेसिस। ठीक है, अभी जस्ट फर्स्ट अभी अपना एग्जांपल। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ इनकम टैक्स, मैं आपको बोलूँ चलो भाई बच्चों निकालो पीजीबीपी, आपको होगा सर हमें तो पता ही नहीं लग रहा मुझे। अब मैं आपको पहला प्रोविजन बताऊं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, ये आपका एक्चुअल लॉस होता है, ये एस्टिमेटेड, बिकॉज वी फॉलो कंजर्वेटिज्म इन अकाउंट्स, वी बिलीव कि माइनस कर दो। पर इनकम टैक्स कह रहा है कहाँ माइनस कर दो भाई, प्रॉफिट कम हो रहे हैं ये तो। तुम तो टैक्स बचाने के चक्कर में ज्यादा कंजर्वेटिज्म में चले जाओगे, तुम तो सारे प्रॉफिट को ही प्रोविजन को बैडेड बोल दोगे, प्रोविजन की कोई डिडक्शन नहीं मिलती इनकम टैक्स के अंदर, किसी चीज का भी प्रोविजन लिखवाऊंगा आपको एक जगह, बट कहने से इट इज बीइंग रिड्यूस्ड इन अकाउंट्स बट नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स। एग्जैक्टली, तो मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चे, प्लस कर दूंगा, और मैं कुछ लिख रहा हूं वो लैंग्वेज पकड़ेंगे। यू कैन से expenses which are allowed as per accounts but not allowed or disallowed, दोनों एक ही। डिसअलाउ का मतलब मैं नहीं दे रहा भाई, डिडक्शन दे रहा हूं, बट नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स। तो कौन सा खर्चा है बच्चे वो? तो मैंने लिख दिया भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए था बच्चे? तो भी आ जाऊंगा ना एक टाइम पे, तो एक ही पॉइंट बताऊंगा। ये जो डेप्रिसिएशन है ये एज पर अकाउंट्स है, टैक्स है। आपने डेप्रिसिएशन कितनी क्लासों में सीखा था फाउंडेशन में? 3 क्लास। टैक्स में भी 3 क्लास लग जाएंगे आपको डेप्रिसिएशन से, पूरा अलग है। कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन टाइम बेसिस पे होता था, 2 महीना यूज करोगे तो 2 महीने की, या नहीं होता ऐसा, या तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा या आधा लगेगा, टाइम बेस है नहीं। समझ रहे हो? दूसरी चीज, जब आप बेचते हो एसेट को तो प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, यहाँ नहीं निकलता। डेप्रिसिएशन एक एक एसेट पे लगता था, यहाँ नहीं लगता। ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। मतलब बोलो सर क्या बोल रहा हूँ, बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि देयर आर वेरिएशंस। हाँ जी, समझ रहे? तो बेसिकली यार डेप्रिसिएशन करेंगे, मुद्दे की बात ये है, ये डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स है, ये अलाउड नहीं है भाई। मैं आपको बस इतना लिख दूं, अगर इसके नीचे अगर आपका स्पेस है, आप अगर मैं आपको ये डिटेल दे दूं, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट 80 कैसे निकली हम सीखेंगे लाइफ में। तो अकाउंट्स वाली क्या मैं कह सकता हूं कि एड बैक हो जाएगा, तो मैं यहां पर डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना एड बैक कर दूंगा बेटा? 50। अब मैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, मतलब ऐसे ना हेडिंग इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप बस फेमिलियर हो जाए। ठीक है, एक्सपेंस allowed as per income tax act but not allowed as per accounts, ये आप कह सकते हैं कंपनीज एक्ट। समझ रहे हो? और मैं आपको कह रहा हूं भैया ये जो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स तो डिडक्शन दे रही है ना, माइनस कर दूंगा ना उसको। क्यों जी, लॉजिकल है ना बात? छोटे छोटे पॉइंट है पर बेटे फेमिलियर होना पड़ेगा। तेरे को इनकम टैक्स की डिडक्शन दे दी मैंने डेप्रिसिएशन, तो 50 तो पहले मैंने ऐड बैक कर दिया, मैंने वो हटा दिया, और 80 की तो दूंगा ना भाई डिडक्शन। ये आपको निकालनी होगी, वो निकालेंगे कैसे वो बात देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए
व्हाट अबाउट दिस इंटरेस्ट इनकम? इंटरेस्ट इनकम इनकम टैक्स के एंगल से सोचो। एग्जैक्ट, पर ये अकाउंट्स के अंदर आ रखा भाई। कुछ इनकम आपके प्रॉफिट के अंदर घुसी हुई है जो किसी और हेड की है, मतलब बाहर कर दूं और अदर सोर्स में ऐड कर दूं। हाँ जी, रेंट इनकम अभी बात कर लेते हैं, फिर साथ ही लिख देंगे। क्या मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट इनकम? आपने अदर सोर्स बोल दिया, मान लो मैंने एफडी करा रखी कंपनी ने। रेंट इनकम क्या है भाई? घर है, किराया आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी, तो भैया ये भी बाहर जाएगा। फुल फ्लेश क्वेश्चन मैंने आपको जैसे ये बना के दे रखा है, इसी में 10 बातें और होंगी प्रोविजन के लेके, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी और आपको पीजीबी इनकम निकालनी होगी, जिसके अंदर आपका सारी बातें आ रही होंगी। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया, यहाँ कैपिटल गेन नहीं डाल सकता, मैं डाल सकता हूँ। इक्विटी शेयर बेच दिए कंपनी ने जो कैपिटल एसेट दे, समझ रहे हो? तो बेसिकली सारी चीजें आएंगी। मुद्दे की बात ये है बच्चे, आप मेरे को बताइए, कहने से इनकम इंक्लूडेड एज पर अकाउंट्स बट नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबी। क्यों साहब? अकाउंट्स के हिसाब से तो पीएनएल के अंदर ही होती है, पर पीजीबी में थोड़ा ना रखूंगा सर उसको। अब आप मुझे बताइए, प्लस करूं या लेस? एग्जैक्टली लेस करूंगा बच्चे। और कितना कितना अमाउंट है जी? एक आप कह सकते हो इंटरेस्ट इनकम, कितने रुपए का? 100 रुपए का। और अदर सॉरी रेंट जो है, रेंट भी जो है कितना था रेंट? 50। और अभी जो दूसरे हेड बनाऊंगा ऑब्वियसली उसमें अदर सोर्स में दिखाऊंगा और वो दिखाऊंगा। सर आपने क्या प्रोविजन करा रहा है? मैं प्रोविजन नहीं करा रहा, मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ जिससे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना? सर परचेज के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं, परचेज को तो छोड़ी वैसे। रेंट के बारे में आपके हिसाब से ये रेंट पेड है या रेंट ड्यू है? ड्यू मे बी पेड इज 20 रुपीज, पर खर्चा तो ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड होता है ना, ऊपर हमने लिखा है रेंट ड्यू, सैलरी ड्यू, परचेजेस भी हो सकता है मैंने पेमेंट ना करी हो, ड्यू। मुद्दे की बात ये है भाई, इनकम टैक्स भी क्या चल रहा है? ड्यू बेसिस पे चल रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रोविजन नहीं दिखेगा रेंट में। जिस जगह पे मेरा धंधा चल रहा है मैं उसका किराया दे रहा हूँ, मान लो पेटू जंक्शन है, मैं रेंट दे रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट से भी दिख रहा है और मेरे पीजीबीपी में क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगी? डिसअलाउड। और आपको याद है कि मैंने आपको बोला था कि हम जो रेंट पे कर रहे हैं उस पर टीडीएस है और हम डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, डिसअलाउड। आई विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन, बट हम तो बना ही नहीं रहे ना, समझ रहे हो? मैं अगर प्रॉपर तरीके से कर दूं और अगर मैं ये पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काट रहा, खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। आप सोचो टीडीएस का कितना बड़ा इंपैक्ट है। अगर मैं हर महीना टीडीएस जब रेंट देता हूं, लॉजिकली हैव टू डिडक्ट 10%, 15,000 मुझे लैंडलॉर्ड का पैसा काट के सरकार को जमा करना। और मैं क्या करूं? सीधा सीधा लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डालूं। गड़बड़ है भाई, समझ रहे हो? तो सरकार एट राइट प्लेसेस वो आएगा। मुद्दे की बात ये है भाई, आप मुझे बता दो बच्चे कि आपकी पीजीबीपी इनकम कितनी आ गई सर जी? हाँ जी दोस्त, अभी तो मैं रेंट एज्यूमिंग सब कंप्लाइंट हूँ, तो 50 का खर्चा है और इनकम टैक्स दे देगा मुझे, अलाउड है। इनकम टैक्स में तुम जो धंधा कर रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, आप सैलरी दे रहे हो, आई मीन सैलरी इज ड्यू बट नॉट पेड, स्टिल डिडक्शन इज अलाउड। जैसे अकाउंट्स होता है ना, तू खर्चा रिकॉर्ड कर रहा है, तू पे करे या ना करे, इनकम टैक्स भी क्या है, अगर वो खर्चा हो गया डिडक्शन इररिस्पेक्टिव वेदर यू हैव पेड। एक सेक्शन करेंगे, ऐसी बोल रहा हूँ जबरदस्ती, जिसमें लिखा हुआ है ये खर्चे ड्यू बेसिस पे नहीं मिलेंगे, पेमेंट बेसिस पे।
43 बी एक सेक्शन है, तो अलग बात है वो। हाँ जी, पीजीबी इनकम कितनी है बच्चे? 200। ओके, और आप मुझे बता दीजिए अदर सोर्स कितने का आएगा? 100 रुपए का। हाउस प्रॉपर्टी 50, या हो सकता है अभी मतलब अभी छोटे हो, अभी तुम सामने भी सीधी बात नहीं आ रही, 50 का 30% डिडक्शन चलेगा, क्या चलेगा वो देख लें, समझ रहे हो? अगर वो टोटल रेंट है तो क्या होगा, पर मैं सीधा 50 ही ले रहा हूं। आप मुझे बताइए व्हाट इज माय जीटीआई? 390। चांस की बात है बेटा कि जो आपका नेट प्रॉफिट है वही टोटल आ गया, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? चांस की बात है, ऐसा मत सोचना है कि अल्टीमेटली तो वही आना है, ठीक है? ऐसा नहीं है। हाँ दोस्त, कंप्यूटेड है, मान ले हाउस प्रॉपर्टी, हाँ रेंटल इनकम है तेरी, समझ रहे? तो ये आपकी रेंटल इनकम है, तो आपका जीटीआई कितना आ गया बच्चे? क्लियर है आप तक? वेरी 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 गुड। और कहानी क्या होती है बेटे? जीटीआई आने के बाद क्या माइनस कर दोगे? 6 से, फिर क्या कर दोगे? फिर उसके बाद क्या निकाल दोगे? टोटल इनकम निकालोगे, टोटल इनकम के बाद टैक्स निकालोगे, और फिर बोलोगे इतना तो हमारा टीडीएस कट गया, बचा हुआ कैसे पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स, इंस्टॉलमेंट आप समझते हो, और टैक्स पेबल क्या आ जाना चाहिए जब आप रिटर्न करोगे, तो समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? जब आप सरकार को इनकम दिखाओगे तो ये पूरा फॉर्म एक ही फॉर्म में सीधी लाइन में होगा। एचपी का 50 लेने में तेरे को किराया मिला, तेरे पास एक घर है, उसको किराए पे दे रहा, वो सब तो अभी हम बात नहीं करें। तो फुल वो तो मेरा तो इंटेंशन सिर्फ ये था कि हम ऐड और माइनस कैसे करें। तो आप बताइए जब कंपनी पीजीबी इनकम निकालती होगी, क्या वो जर्नल एंट्रीज डाल रही है बच्चे टैक्स डिपार्टमेंट? देयर नोवेयर इन्वॉल्व्ड। वो अकाउंट्स टीम को बोलते हैं भाई पीएनएल क्लोज कर दे, वो पीएनएल क्लोज कर दो, कहते हैं कितना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट है, और प्लस माइनस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ किस लेवल पे बड़ी कंपनीज में चल रहा है, इतना ऑटोमेटेड है कि ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड है। वो जैसी पीएनएल देगा ना, इस 390 के यहाँ पे वो लिंक लगा होगा, और इस तरफ मैं इस शीट को रिफ्रेश करूँ और प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा, और ले दे के कितनी कहानी सिखा दूंगा मैं आपको, 40 कहानी, 40 कहानी शीट में डली हुई है, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाए। प्लस करना, माइनस करना कितनी बार होगा? कोई अगर चेंज होगा 2 बार 2 पॉइंट बढ़ गए, कम हो गए, पर कम से कम 35 तो बराबर हर बार चलते होंगे। सारे शीट से लिंक्ड है, रिफ्रेश का बटन है वो अपडेट होगा। ऐसी थोड़ा ना क्लोजिंग इतनी जल्दी। आप सोचो इतनी बड़ी एयरटेल है, 3 महीने बाद मेरे को टैक्स दोबारा निकालना है, 5-6 दिन में निकाल रहा हूँ, 5-6 दिन में पूरे एयरटेल का टैक्स निकाल दूंगा। हर चीज शीट से कनेक्टेड है। जिस तरीके से सपोज करो आप बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो वो ऑटो अपडेट हो रहा है, मान लो आपके घर में पेरेंट्स के उस पर अपना मैसेज जा रहा है, जैसी नेक्स्ट टेस्ट हुआ मैं वो शीट हटा के दूसरी डालूंगा, दूसरे नंबर चले जाएंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से चल रहा है भाई, ऑटोमेटेड है। आप नेक्स्ट डे नौकरी छोड़ दो, आपको क्या लग रहा है टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा? ऑटोमेटेड प्रोसेस है जी। और बड़ी से बड़ी कंपनी भी ऐसी कर रही है, छोटी से छोटी कंपनी में इतना ऑटोमेटेड नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 100-200 करोड़ की कंपनी होती है। एयरटेल के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि आप लेजर में जाके समझोगे क्या डेप्रिसिएशन क्या डिसअलाउ हो जाओगे, 2 साल बाद निकलोगे बेटे टैक्स में। तो बहुत ही रिफाइंड हो चुका है। और ऑडिट भी कैसे होता है मालूम है? ऑडिटर के पास भी ऑटोमेटेड शीट्स है, मतलब इतने टूल्स बन चुके हैं कि वो आपकी एक एक वैल्यू एक्सेल की चेक कर लेता है, डिफरेंस आ जाता है, सीधा डिफरेंस लेके आता है। इट इज नॉट लाइक कि ऑडिटर जैसे हम देखते हैं ना, अच्छा भाई चेक कर रहा है भाई, ये बड़ी कंपनी में नहीं कर सकते आप, मैसिव डेटा होगा, 100 ऑडिटर आ जाते हैं। एयरटेल के ऑडिटर उस टाइम ईवाई थे, पूरे फ्लोर पे ईवाई बैठा होता था, समझ रहे हो? रात को 11-12 सुबह बैठे ऑडिट। और भाई जब वो क्वेरी लेके आते थे, भाई ये तो मेरी शीट है, जो शीट का स्ट्रक्चर है ऑडिटर के पास सेम स्ट्रक्चर होता है ऑडिट का। हो ही नहीं सकती इतनी बड़ी कंपनी की ऑडिट, 100% रेप्लिकेट शीट्स है उनके पास, 100%।
बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो आओ जी, अब आप मुझे बताइए, ये जनरल बात हो गई, आप मेरे को बताइए चार्जिंग सेक्शन क्लियर है बच्चे यहाँ तक का? 29 क्या कहते हैं? 30 से 43D पढ़ लो और हो जाएगी जी डिडक्शन, आपको पीजीबी इनकम निकल जाएगी। 29, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। सर क्या हम आज 30, 31 करेंगे? नहीं बेटे, आज मैं आपके साथ सीधा सीधा सेक्शन 32 30, 31 करेंगे एग्जैक्टली। 32 इज डेप्रिसिएशन। तो एक बार लिखना बच्चे इसको। पहले कुछ लिख लेना, फिर उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। 32(1)(1), 32(1)(2), 32(1)(2)(a। Oh my God, सर 32(1)(1) क्या है? वेरी गुड। डेप्रिसिएशन in case of power generating undertaking, power generation क्वेश्चन लिख लो जल्दी। 32(1)(1) मैम ये ब्रैकेट है ना, अगर ये डी है तो फिर ये क्या है? ये डी है, ठीक है, सीडी 32 सीडी वो ब्रैकेट और उसका ब्रैकेट। अच्छा, एंड में क्लोज हो रहा है, ये बीच वाले की क्या है? 32(1)(1 है, 32(1)(2)(a। वेरी गुड हैंड राइटिंग। मैं बेटा इतना अच्छे से लिख रहा हूँ बेटा। पावर जेनरेशन अंडरटेकिंग, ओके, जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दे रहे। पावर जेनरेशन अंडरटेकिंग, अच्छा जी। 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रिसिएशन। छोटे बच्चों बेटे, अब आपको पता ही नहीं आप क्या क्या सीखने वाले हो। 32(1)(2)(a additional depreciation at the rate of 20%. जो पावर जनरेशन वाला है ना भैया, वो या तो एसएलएम में भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है या तो डब्ल्यू। क्या हो गया मैम? सिमरन जी इज नॉट स्टडिंग। आप पढ़ रहे हो? झूठ बोलो, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। ऐसे चार्ट बन रहा है बस ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली जो पावर जनरेशन वाला है वो एसएलएम भी ले सकता है और वो डब्ल्यूडीवी भी ले सकता है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्कूल में पढ़ाया ना, अपने स्कूल का फाउंडेशन पढ़ाया मैंने। एसएलएम और डब्ल्यूडी पढ़ा हुआ सब बच्चों ने। और भी तो मेथड होते थे, वो सब अकाउंट्स में ही होते हैं, वो सब अकाउंट्स में ही होते हैं। एग्जैक्टली, इनकम टैक्स, हाँ एन्युटी वाला मैंने कराया भी नहीं, वो याद है आपको, ठीक है। एन्युटी मेथड पार्टनरशिप पे था, हाँ
नहीं, गुडविल की वैल्यूएशन में एन्युटी। इनकम टैक्स में दो ही मेथड्स अवेलेबल है, इधर एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। और अगर आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो ना सर, ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस, सिर्फ डब्ल्यूडीवी है इसके पास। और अगर डब्ल्यूडीवी चल रहा है ना तो ब्लॉक सिस्टम होता है। आपको नहीं पता भाई ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, मैं बताऊंगा, बस जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना लिख लो बेटे। खून पावर जनरेशन अगर डब्ल्यूडीवी लेना चाहते हैं तो ब्लॉक चलेगा, और अगर एसएलएम लेता है तो एसेट वाइज डेप्रिसिएशन। सर ये क्या लिखा है, वो कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अपने आप सब समझ आ जाएगा, देखिएगा। कुछ भी नहीं उसमें एडिशनल पे, आई मीन वो अपने में सारी बातें हुई उसमें। मेरा आपसे सवाल है, एयरटेल पावर जनरेशन में आ रहा है या नॉर्मल में आ रहा है? वो तो ऐसी फालतू है, 32 बाद में बात होगी। पावर जनरेशन में नॉर्मल, एयरटेल, रिलायंस, इन्फोसिस, हल्दीराम्स, बीकानेर, सारे के सारे किसमें आ रहे हैं? नॉर्मल। डू दे हैव द ऑप्शन टू टेक एसएलएम और डब्ल्यूडीवी? ये तो सिर्फ पावर जनरेशन हुआ ना। पावर जनरेशन मतलब बिजली का उत्पादन, विंड मिल एनर्जी, उसके अंदर नहीं जाना हमने, वो भी पावर जनरेशन एग्जैक्टली। बट आप अभी ये कह सकते हैं कि जो बिजली जनरेशन कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो सब यहाँ पर आ रही है पावर जनरेशन, लेकिन उसके अलावा तो सारी वही हैं। अब आप मुझे बताइए मैकडोनल्ड्स कहाँ रहा होगा? मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जितनी भी आपको बाहर शॉप्स, एडू जंक्शन पावर जनरेशन, एडू जंक्शन किधर आएगा? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि 99% कंपनीज कौन सा मेथड फॉलो कर रही हैं? डब्ल्यूडीवी मेथड। एंड व्हेन इट इज डब्ल्यूडीवी, आपको एक ब्लॉक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हर एसेट एक एक, जैसे आपने फाउंडेशन में या स्कूल में देखा है ना कि एक एक एसेट, जैसे अकाउंट्स में क्या होता है, ये एसी है, इस एसी को कब खरीदा उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगती है। टैक्स में से नहीं होता बच्चा। अब कैसे चलता है मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है जी। सबसे पहले आप समझिए व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक सिस्टम। देयर आर मेजरली 4 कैटेगरीज इन इनकम टैक्स फॉर डेप्रिसिएशन। 4 कैटेगरीज, मैं इसको ब्लॉक नहीं बोल रहा हूं, 4 कैटेगरीज बोल रहा हूं। पहली कैटेगरी है बिल्डिंग, देन प्लांट एंड मशीनरी। वैसे सीक्वेंस बोले कोई ऐसा वो नहीं है, पर बिल्डिंग के बाद आप कह सकते हैं फर्नीचर। कोई बात नहीं, प्लांट एंड मशीनरी लिख के प्लांट एंड मशीनरी, then plant and machinery, and the last is intangible। ये ब्लॉक नहीं है, ये सिर्फ एसेट को कैटेगराइज कर रहा हूं मैं। बिल्डिंग के अंदर 4 ब्लॉक्स, मतलब सर मैं मतलब समझाऊंगा। 5%, 10%, 40%, 40%। बेटे निकल जाएगा ये ब्लॉक वाला, समझना है एक बार। फर्नीचर के अंदर एक ब्लॉक है 10%। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी में 13-14 ब्लॉक्स हैं, किसी पे 15%, किसी पे 20%, किसी पे 25%, किसी पे 40%।
लिख लेंगे उसको परसेंटेज को। 40% दो बार मिलेगा। एग्जैक्टली कुछ कैटेगरीज पर पहले क्या होता था कि अगर 40 है ना तो एक ही ब्लॉक बोल दिया जाता, पर अब क्या बोलते हैं वो, नहीं सर उसका नेचर अगर अलग है तो ब्लॉक भी अलग है, लग 40%। तो आप चाहे, आपको ना ब्लॉक सिस्टम कैसे चलेगा मैं बताता हूँ, ठीक है। बिल्डिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। एक बात बताइए, एक अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसकी कितने टाइप्स की बिल्डिंग होती होगी? आई मीन एक तो उसका शोरूम होता होगा, जैसे रिलायंस, आप मैकडोनल्ड्स के बारे में सोच लो, चलो मैकडोनल्ड्स, एक तो आपको हमेशा आउटलेट्स दिख रहे हैं, सो दैट इज वन कैटेगरी। अब क्या मैकडोनल्ड्स ऐसा कर सकती है कि मैं अपने हर एम्प्लॉय को रहने को घर दे रही हूँ? याद करो हाउस प्रॉपर्टी, याद करो मैंने जमशेदपुर का एग्जांपल लिया था, टाटा स्टील, जिसमें वगैरह भाई लोग रुकते नहीं है, टावर बनाओ और एम्प्लॉय को रहने दो। क्या वो बिजनेस का एसेट नहीं है? आपकी बैलेंस शीट में दिखा, एंड द पर्पस इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू आउट ऑफ इट बट टू सपोर्ट माय बिजनेस। क्यों नहीं होता? बिल्कुल। फिर सोचो मैकडोनल्ड्स एक तो ये करा कि मैं एम्प्लॉयज को रहने को ही दे दूंगा अपार्टमेंट्स, दूसरा मैकडोनल्ड्स का इतना सारा स्टॉक होता होगा, क्या वेयर हाउस गोडाउन में नहीं होता होगा? सारा सामान यही होता होगा। जब इन्वेंट्री इनकी खत्म होती होगी कहीं ना कहीं से तो सप्लाई होती होगी, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप बिजनेस की ही बिल्डिंग, अलग अलग पर्पस भी तो है। गुड़गांव में आपका हेड ऑफिस है, फैक्ट्री हो सकता है यूपी में हो, दुकानें दिल्ली में हो, क्यों नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल हो रहा है जी, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है, कहने को वो बिल्डिंग है पर क्या पर्पस अलग अलग नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, आपको भी ऐसे लिखना नहीं होगा। ये जो 5% है ना, आप इसको ऐसे लिखना मत अभी, ये उन बिल्डिंग के लिए है जो बिजनेस की बिल्डिंग्स है बट दे आर यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर? एम्प्लॉय के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया आपसे, आपका दिमाग और चलवा दूंगा। होटल वाला कह रहा है हमारे यहाँ भी तो रहने के लिए आते लोग, 5%। इफ इट इज यूज्ड फॉर, लिखना लिख लो, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारा टेबल मैं दिखाऊंगा आपको जब ब्लॉक की बात करूं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपकी जो बिल्डिंग है जो भी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वो कौन से ब्लॉक में आ रही है? फिर 40% की ना स्पेसिफिक बात करी हुई है दोनों की। एक है टेम्पररी हट्स या वुडन स्ट्रक्चर। ऐसा होता है कभी कभी बच्चे, जब जैसे मॉल बन रहा है तो टेम्पररी हट 10 लाख 20 लाख के लेबर के लिए घर बना दी, और जो बन जाएगा तो हटा दी, तो वो किधर आ जाएंगे? टेम्पररी हट्स में 40%, क्योंकि उसके लिए बहुत ही कम होगी, 2-3 साल में मॉल बनेगा, हट जाएगा, उसके ऊपर 40%। देन एक होता है वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए। सर ये इतना स्पेसिफिक क्यों जा रहे हो? 4 ब्लॉक है इसलिए आपको इंटेंशन दे रहा हूं मैं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है आप याद करो। वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उस पर क्या रेट है जी? 40। इसके अलावा बाकी सारी बिल्डिंग दैट इज रेजिडुअरी, कितना रेट है जी? अब आप मुझे बता दो कि बाहर मैकडोनल्ड्स वाले का जो आउटलेट है वो किस रेट पर आ रहा है? 10%। नीचे जो भी शॉप्स है क्या वो रेजिडुअरी वाले में नहीं दिख रही है आपको? 10%। एयरटेल की जितनी भी आउटलेट्स है, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, 10%। अगर एडू जंक्शन, ये हम तो किराएदार है, इफ यू वुड हैव बीन द ओनर तो मैं कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज करता? 10% चार्ज। मुद्दे की बात ये है भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी हमने आज स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, मैं ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूं आपको पहले, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एडू जंक्शन स्टार्टेड बिजनेस ऑन, अभी कौन सा साल है जी? और मान के चल लो ना बेटा, 1/4/23 को स्टार्ट करो, एंड वी मेड अ लॉट ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग्स। आपको पता नहीं लगेगा, मैं एंड टू एंड ले जाऊंगा आपको, ध्यान से फोकस रखना बस इधर, क्योंकि ब्लॉक बनने में ही अगर कंफ्यूजन आ गई ना तो फंस जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3, डेट को इग्नोर करिएगा, बिल्डिंग नंबर 4, 6 बिल्डिंग खरीद ली। ओ माय गॉड, हाँ बिल्कुल, 30 लाख की बिल्डिंग खरीदी
एक खरीदी 50 लाख की, एक 40 लाख की, एक 80 लाख की, एक 2 करोड़ की और एक 3 करोड़। और मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्डिंग का नेचर हम जज नहीं करना हमें पेपर में, ये 5% पे जाएगी, 10 पे जाएगी, 40 पे जाएगी, वैसे तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, पर वैसे आपको बता रहा हूँ। इफ आई से दैट दिस इज फॉर 5%, दिस इज फॉर 10%, ये 5% वाली है, 5% वाली है, 5% वाली है, और ये है जी 10 वाली ले लो। मेरे को 40 का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि सर 40 में कौन सी कैटेगरी है, 10%। आप मुझे बताइए, अकाउंट्स होता तो आप डेप्रिसिएशन निकाल देते? बिल्कुल निकाल दो। आप कहते सर डेट ऑफ परचेज बताओ, एसेट वाइज निकाल देंगे। टैक्स में ऐसे नहीं होता भाई, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। एंड आई एम एज्यूमिंग राइट नाउ कि मैंने पहले दिन ही बिल्डिंग परचेज कर ली है, ठीक है, 1/4 को कर ली, 10/4 अप्रैल के महीने में परचेज कर ली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने ब्लॉक्स बन रहे हैं बच्चे? एग्जैक्ट, अलग अलग एसेट ना है भाई इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में चल रहा होगा अलग अलग। बिल्डिंग के 2 ब्लॉक बनेंगे, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं बिल्डिंग का, कितने % वाला बेटा, और एक बनेगा ब्लॉक बिल्डिंग का 10% वाला। ओके, समझ आ रहा है ना बच्चे? सर डेप्रिसिएशन, हाँ नोट करना बिल्कुल। आप मुझे बताइए व्हाट इज माय ओपनिंग WDV? अच्छा ये कंपनी, इसको SLM बोले हैं WDV बोले? 99% हमने WDV ही करना, SLM छोटा सा 10 मिनट खत्म हो जाएगा। व्हाट इज ओपनिंग WDV? 1/4/23 को क्या है? नील है रे। पहले दिन कौन सी मेरे पास बिल्डिंग, अगले साल तो होगी जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग बनेगी। जब धंधा ही अभी स्टार्ट करा तो ओपनिंग तो नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने परचेज करी बिल्डिंग, कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ द बिल्डिंग? ये एग्जांपल मैं लंबा खींच दूंगा बहुत आगे। बिल्डिंग नंबर 1456 है ना, तो मैंने 1456 बिल्डिंग नंबर परचेज करी, 1345, और आप अमाउंट बता दो कितने रुपए की बेटा? $3.50 CR। Have you sold anything? What is your closing WDV? Depreciation is calculated on closing WDV. अब बोलो इसमें क्या बड़ी बात होगी, अभी देखना फंसोगे आप। तो बेसिकली आप एक प्रिंसिपल, चलो ऐसे अभी लिखवा दूंगा नीचे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 3.5 करोड़ का 5%। मैंने ना फिगर ऐसी ले ली, कॉम्प्लिकेट हो गया वो, मतलब इतने बड़े अमाउंट का क्या करना। चलो कोई नहीं, डाल दो, अभी कर दूंगा उसको, 3 करोड़ कर दे। नहीं अब बना दिया होगा एग्जाम्पल, कोई नहीं, एक और एग्जाम्पल इसके बाद बना लें, कोई नहीं। कितना अमाउंट आ रहा है? 17 लाख। Now again your closing WDV, that is 3 crores 32 lakhs। क्यों यही आ रहा है? मैंने ये जो मशीनरी, ये जो बिल्डिंग है ना 1345, मैंने जून में खरीदी थी, जून। आपने तो पूरा लगा दिया रेट, तो सही है, 9 महीने नहीं जाएगा, जैसे अकाउंट्स में होता था ना, 9 महीने नहीं जाएगा। या तो पूरी लगेगी या आधी लगेगी। आधी किस केस में लगेगी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल रख रहे हैं। मान लो अप्रैल में, जून में खरीदा, अलग अलग डेट को, मुझे कोई मतलब नहीं इस बात से,
सीधा सीधा ये लग गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो ब्लॉक 10% वाले का भी निकाल दो जरा पूरा आंसर। हम्म, तीन करोड़ 50 लाख 3.5 करोड़ का ओपनिंग, इसका भी 3.5 करोड़ है ना? 3 करोड़ 50। थोड़ी देर फोन दे दो यार इसको, फोन दे। 3 करोड़ 15 आ रहा होगा, 3.5 का 10% 35 लाख। ये तो ओरली हो रहा है बेटे, लिख के नहीं हो रहा। 33 बता। 3 करोड़ 35 पे भी 10% 3 करोड़ नहीं आएगा। 3 करोड़ 35 का एक बार 10% नहीं आएगा। 3 करोड़ 35 का 10% 35। सही चला रहा है भाई तू। एक बार कैलकुलेटर से कर ले, छोड़ दिमाग से तो हो नहीं पा रहा, अभी कैलकुलेटर पे कर। ओपनिंग WDV क्या है बच्चे? परचेज कितने की करी? 3.50 CR। कौन कौन सी बिल्डिंग थी? 2 and 6। सेल कोई करी नहीं। 3.50 CR। डेप्रिसिएशन 35 लाख। 3 करोड़ 15 लाख। यहाँ तक क्लियर है आपका? एकदम सही है। अभी अगले साल चलते हैं। मैं 10 को छोड़ रहा हूँ, 10 को ही चला लेते, पता नहीं 5 को चला लेते। चलो अगला साल कौन सा है? नेक्स्ट ईयर कौन सा है बेटा? ये सारी वर्किंग आपने कौन से साल की करी है? अगले साल भैया। व्हाट इज योर ओपनिंग WDV? आपने कुछ भी परचेज नहीं करा इस साल। कोई बिल्डिंग आपने परचेज करी नहीं करी, लेकिन आपने सेल कर दी बिल्डिंग। डेट ऑफ सेल अभी ऐसा स्टार्टिंग में ही मान लो, अप्रैल में, जून या ऐसे करके। अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वो आधी डिप्रिसिएशन में हुई नहीं। और सबसे महंगी, वैसे महंगी से अच्छा ये वाली मशीनरी बताना कितनी थी? बिल्डिंग 1 भी इसमें है ना भैया? आपने बेच दी बिल्डिंग नंबर 1 1,32,50,000। ओ माय गॉड। बिल्डिंग 1 5% वाली है। कितने रुपए की खरीदी थी? 30 लाख की। बेची कितने की? 1,32,00,000। सो आई शुड, एक ध्यान से सुनना पड़ेगा, आई शुड रिड्यूस द बुक वैल्यू और द सेल प्राइस। आप अकाउंट्स में क्या करते हो? बुक वैल्यू। अकाउंट्स में तो अगर मैं बाहर करूंगा तो अकाउंट आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट है कि लॉस है? हाई प्रॉफिट है सर। मोटा मोटी 30 लाख की चीज आपने 1,32,00,000 की बेच दिया, करोड़ों का प्रॉफिट हो गया। कैपिटल गेन, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। वो याद है, मैंने छुड़वाया था एक सेक्शन 50, वही चल रहा है। मुझे पता नहीं याद आया तेरे को। कैपिटल लगेगा? तुमने बोल दिया तो नहीं लग रहा, वैसे नहीं लगेगा।
ध्यान से सुनिए, आपको दिख रहा है कि सर 30 लाख की चीज 1 करोड़ 32 की बेच दी, प्रॉफिट निकालो, नहीं निकलेगा कोई प्रॉफिट। जब आप एसेट को बेचते हो वो एसेट को ब्लॉक से कंपेयर करा जाता है। तो क्या मैं सेल के अंदर, आप मुझे बताइए, मैंने सेल जब मैंने माइनस करी है, इज इट अ सेल प्राइस और अ बुक वैल्यू? सेल प्राइस। नाउ व्हाट इज योर क्लोजिंग WDV आफ्टर द सेल? क्या ये बात अजीब नहीं है? अकाउंट्स में थोड़ा होता है ऐसे। आप जो सेल कर रहे हो, आप जो परचेज कर रहे हो वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो और सेल प्राइस पे करो। रही बात प्रॉफिट या लॉस की, वो नहीं निकालने की जरूरत आप। बिल्कुल, तेरे को समझ आ गया? क्लोजिंग WDV कितने का आ रहा है? डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग WDV। 5% कितना आएगा? Now your closing WDV. And how many assets you have in this closing in this block? 3, 4, 5. क्या कोई कैपिटल गेन्स लगेंगे? क्या आपको वैसे लग नहीं रहा सर भयंकर कैपिटल गेन हुआ? लॉस हुआ मतलब 30 लाख की चीज बर्थडे पार्टी में क्या पिला दिया भाई? 1 महीने के हिसाब से लॉस हो गया बेटा है जी। मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा, वो तो बता दी। बुक वैल्यू बाहर नहीं होती, सेल वैल्यू बाहर होती है। आपको लग रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया सर, इनकम टैक्स ने तो हमारा फायदा कर दिया। हमें तो दिख रहा था प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन लगेंगे, टैक्स लगेगा, क्या बात का फायदा कर दिया, सेल वैल्यू बाहर कर दी, डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गई आपकी सारी की सारी। ठीक है, आपको कैपिटल गेन इमीडिएट नहीं लग रहा, बट क्या आपकी डेप्रिसिएशन नहीं खा गया मैं सारी की सारी? बेटे अगर कोई चीज 100 रुपए का एसेट होता है, बिजनेसमैन के दिमाग में होता है 100 रुपए की डिडक्शन मुझे आगे के 10 साल मिल जाएगी, 10-10 रुपए करके। आप एसी लगाया, आपने प्लांट मशीन खरीदी, आपको क्या लग रहा है आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलती? मिलती है। यहाँ पे क्या करा उसने, सीधा सेल प्राइस को बाहर कर दिया उसने। तो क्या आपका क्लोजिंग WDV बहुत कम नहीं हो गया? बिकॉज ऑफ विच आपको डेप्रिसिएशन कम मिलेगा। तो एक साइड जो आपको फायदा दिख रहा है ना, वो ऑफसेट हो रहा है बाय गिविंग यू रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन ओवर द इयर्स। ये सब कह सकते हो सर अभी भी फायदा हो रहा है। ये केस टू केस एनालिसिस की बात है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि किस केस में फायदा हो रहा है, किस में नुकसान हो। बट सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है, देख भाई मैं यहाँ से बुक वैल्यू बाहर नहीं करूंगा, मैंने सेल वैल्यू बाहर करी, तो क्या क्लोजिंग WDV बहुत कम नहीं हो गया? जिस वजह से डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग WDV और आपको कमी मिलेगी। और अगर आप समझदार हो तो आप समझ लो आपको जिंदगी में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 2 करोड़ से ऊपर ले लोगे क्या आप? अगर आप कुछ ना बेचो तो 2 करोड़ से ऊपर थोड़ा जा सकते हो आप। तो कैपिटल गेन तो नहीं लग रहे, बट यू आर गेटिंग रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। समझ आया बच्चा? ये ब्लॉक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, आ जाइए, मैं इसी का ऑल्टरनेटिव यहीं पे बना देता हूं आपका। हाँ जी, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब आप सुन लो कैपिटल गेन क्यों नहीं लगा। कैपिटल गेन तब लगेगा जब तुम्हारी सेल वैल्यू तुम्हारे ब्लॉक से ऊपर चली जाए। जैसे मैडम ने बोला 4 करोड़ की बेच दी सर, ओपनिंग प्लस एडिशन। अभी दिखाता हूं, ओपनिंग कितनी है? 3,32,50,000। दिस वॉज योर ओपनिंग। आपने क्या कुछ परचेज करा? नहीं करा। आपने क्या कुछ सेल करा? हाजी सर सेम बिल्डिंग 1 सेल करी, बट द सेल प्राइस इज 4 करोड़।
व्हाट इज योर क्लोजिंग WD? नेगेटिव में नहीं होती, नील हो जाएगी, सारा का सारा ब्लॉक की वैल्यू खा गया जी। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? क्लोजिंग WD भी क्या है? कुछ एक लाइन लिख रहा हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक जिंदा है या ब्लॉक ceases to exist, मर गया? It has assets in the block. ये ब्लॉक की वैल्यू नील है, बट क्या ब्लॉक चलता रहेगा? यस। ब्लॉक की मृत्यु तब होगी जब ब्लॉक के सारे एसेट बिक जाएंगे। नील पे चलता रहेगा। कल को तो एक बिल्डिंग खरीदेगा 100 की, ब्लॉक की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है अरे सर ये तो नील हो गया, बट मैं आपको ये कह रहा हूं ब्लॉक continues to exist and you can say at what value? ब्लॉक ये वाले केस में भी कंटिन्यूड था, भाई यहाँ आपको वैल्यू दिख रही है क्योंकि क्लोजिंग WD में 3 4 5 तो है, अभी भी क्लोजिंग WDV में 3 4 5 है भाई साहब, वन बेचा आप। इन बोथ द केसेस ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। बट मुद्दे की बात ये है, अब सरकार को प्रॉब्लम तो हो रही होगी ना, क्योंकि सरकार तो सिर्फ 3 करोड़ 32 तक ही माइनस करना चाह रही थी। यहाँ पे कैपिटल गेन लगेगा भैया। अगर आप समझदार हो तो बता दो कितने रुपए का कैपिटल गेन लगेगा? 3 करोड़ 32 आपको वैल्यू दिख रही है पूरे ब्लॉक की, 4 करोड़ का बेच दिया भाई साहब। हाँ, कितना आ जाएगा? 67 लाख 50,000। ना ध्यान से सुनते जाओ, अभी ये नई बात आती जाएगी। आपको एक कैपिटल गेन समझ आया क्यों आया? आगे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल। सर ये 10 साल पहले का एसेट था, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जो डेप्रिशिएबल एसेट होता है जिसपे PGB पे ब्लॉक चल रहा होता है उसको आप बेचते हो, चाहे वो 50 साल पुराना हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना। ये 111 है तो 3 एसेट में लग रहा था, ये कौन से शेयर थे तेरे? मुद्दे की बात ये है 111 ये नहीं लग रहा, वो उसके नीचे वो जो स्लैब वाला था वो लग रहा। तो 111 लिखवाया था, 111 3 एसेट थे और उसके नीचे था। आप ये लिख सकते हैं कि इस पे क्या लग जाएगा। और बेटे अब अपना विजन थोड़ा और बढ़ाओ, अगर ये कंपनी है तो बेटा 30% भी तो लग सकता है ना। कंपनीज के ऊपर क्या रेट लगता है बेटा? स्लैब नहीं होता है ना कंपनी पे, फ्लैट होता है उनपे। तो समझ रहे हो, वो मैं यहाँ पे भी नहीं लिख सकता, वो पूरा वो न्यू और वो आगे जाएगा। आप मेरे को बताइए, आपको क्या ये बात क्लियर है बच्चे? हाँ लिख लो। नहीं 10 नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, क्या तेरे ब्लॉक में एसेट है तो ब्लॉक जिंदा है, वैल्यू से मैटर नहीं करता। नेक्स्ट ईयर तू नील पे दिखाएगा, चला देता हूं मैं। हाँ जी, if you are an individual doing a business slab, if you are a company 30। जो एसेट तेरे जैसे अब आप रिफाइंड हो चुके हो। ये प्रोजेक्टर बेचता हूँ मैं, प्रोजेक्टर का ब्लॉक है, एक प्रोजेक्टर बेचूंगा उससे नहीं हो रहा। अगर मैं बेच रहा हूँ और अगर सेल वैल्यू ज्यादा है तो ऑलवेज शॉर्ट टर्म। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिखवाऊंगा भी सही। अगर आप ब्लॉक सिस्टम फॉलो करते हो बेटा, तो अगर कैपिटल गेन्स हुए तो क्या होगा? ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर जी लॉस कहां से आ जाएगा? अगला केस बना दूंगा लॉस का। WDV फॉलो कर रहा है ना तू, तो तेरा शॉर्ट टर्म ही आएगा हर बार, ऑलवेज। आप बताइए, मैकडॉनल्ड्स के पास ये प्रॉपर्टी है, मैकडॉनल्ड्स इसको अगर बेचेगा डेफिनेटली, अच्छा अगर इसको बेचेगा तो कैपिटल गेन्स लगेंगे। Exactly. अगर इसकी सेल वैल्यू उसके सारे ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग से एक्सीड हुआ तो ही तो लगेंगे।
लेकिन नहीं आएगा ना नेगेटिव, तो फिर 100 बिल्डिंग है मेरी, मैंने एक बेच दी, कुछ नहीं आएगा कैपिटल गेन। समझ रहे हो? WDV रिड्यूस हो जाएगा विद द सेल वैल्यू, विद द सेल वैल्यू माइनस हो जाएगा। समझ आया बच्चे? वेरी 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 गुड, छा गए बेटे, छा गए आप। सेल 20 लाख की, वो तो यही वाला केस है। कोई बात नहीं, आप 1 करोड़ 32 को 20 कर दो, जो बचा हुआ है, जो व्हाटएवर इज द सेल है ना, 1 करोड़ 32 को आप 20 कर दो, जो बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। मैं लॉस बुक नहीं कर रहा कोई, इट्स नॉट अ लॉस। अच्छा पॉइंट बोल रहा हो आप, और अब आगे वाले पॉइंट में आ जाएगा। इंडिविजुअल में निकाल ही नहीं रहा हूं। आप सोच रहे हो 30 लाख की चीज 20 की बेची, मेरे को जानना ही नहीं कि लॉस है कि बहुत। ये नोट कर लिए बच्चों? अच्छा, हम ना जो केस चलाएंगे ना वो यही वाला चला लेते हैं। कौन सा चलाऊं अब? इससे कंटिन्यूड ये वाला चला रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जो दोनों पॉसिबिलिटीज हुआ है जी। बस बेटे एक सीक्वेंस चल रहा है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ जी, अगर आप किसी को गिफ्ट में दोगे तो इसका आंसर तो है मेरे पास, पर वो भी रेलेवेंट नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हो। पहले बता 3.5 करोड़ का 10% कितना होता है? 25-26 में आइए। What is your opening WDV? Exactly, but there are still assets. You have 3, 4, 5. Okay, with a nil value. सर जी, हमने कर ली एक बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग नंबर 10, 1 करोड़ की। कोई बात नहीं, 6 के बाद 10वीं बिल्डिंग परचेज करी। हाँ जी, नहीं वो एड्रेस था बिल्डिंग 7, 8, 9 छोड़ दिया आपने, बिल्डिंग की दिया एड्रेस 10, सचिन तेंदुलकर जर्सी नंबर, विराट कोहली का जर्सी नंबर। कितने की बिल्डिंग परचेज करी आपने? आपने 3, 4, 5, 10 बेच दी बेटे, सारी बिल्डिंग बेच दी। You have sold it for 3 crores. What is your closing WDV? Depreciation? मेरा आपसे सवाल, ब्लॉक continues to exist or ceases to exist? Exactly. सबसे पहले तो आप समझिए, जब उस ब्लॉक में कोई एसेट ही नहीं है तो वो जिंदा कैसे रहेगा ब्लॉक? एक ब्लॉक में एसेट होना जरूरी होता है। सो यू कैन से ब्लॉक ceases to exist. ब्लॉक खत्म भाई साहब। और मान ले अगर तू ना भी परचेज करता, अगर मैंने ऊपर वाली 3 करोड़ की बेच दी तो भी ब्लॉक खत्म। अगर ब्लॉक में एसेट ही नहीं तो ब्लॉक तो खत्म हो गया ना। एग्जैक्टली। अब आप बताइए कितना कैपिटल गेन? क्योंकि मैं किस चीज को ब्लॉक बना रहा हूँ, देखना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, निल प्लस 1 करोड़। निल 1 करोड़ है ना, बेचा कितने का उसको? 3 करोड़ का। तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स स्लैब रेट, कंपनी है तो 30%। ध्यान से सुनिए बात को, एकदम से मॉड्यूलेट कर रहा हूं। इसी में ऑप्शन बना रहा हूं 1 करोड़, और अगर मैंने इसको 30 लाख का बेच दिया होता तो सारा एसेट बेच दिया मैंने 30 लाख के। अब बताइए क्लोजिंग डब्ल्यू, ब्लॉक जिंदा ही नहीं है भाई साहब। क्लोजिंग WDV निल, डेप्रिसिएशन निल, ये भी निल, एंड यू कैन से इट ceases to exist. Gain or loss? Short term capital loss 70. यहाँ तक आपको समझ आ गया? मतलब दिमाग सही चल रहा है ना दिमाग से?
वही लिखवा रहा हूँ। अब देखिए उसको कैसे रिफाइंड वे में लिखवाऊं। देखो जी, दो बातें हो सकती है, या तो ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट है, या तो ब्लॉक ceases to exist. ceases to exist was easier, मतलब मैंने सारी चीजें बेच दी, यानी कि all the assets in the block are sold. What do you mean by ceases to exist? It means all the assets of block are sold. और अगर ऐसा हो जाए तो कह सकता हूं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। लेकिन अगर ब्लॉक चलता रहा ना तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, लॉस नहीं हो सकता। रियलाइज कराइए क्यों हो रहा है ऐसा। चलिए, तो ये भी आप बना लोगे तो सही है बच्चे। और ब्लॉक में क्या है, you can say that it is always short term capital gains या short term capital। हाँ जी, इसमें गेन ही हो सकता है कि तेरी वैल्यू ब्लॉक से ऊपर चली गई। एक ही एसेट बेचेगा, कम में बेचेगा तो उस 1 to 1 तो लॉस आ ही नहीं सकता ना, उसने कुछ वैल्यू बचेगी है। दोस्त तेरा ब्लॉक ना खत्म हो गया, ब्लॉक में कोई एसेट ही नहीं है, हमने ना सारी बिल्डिंग्स बेच दी। ये जो सेल प्राइस है ना 3, 4, 5, 10 सब बेच दिया। जब सब बेच दिया तो ब्लॉक ही खाली, तो ब्लॉक की वैल्यू नहीं, तो भी चलता रहेगा। गेन है ना, तूने जो बेची उस पर कुछ 100 रुपए की बेची, गेन आएगा, ब्लॉक कंटिन्यू करेगा। ये साथ यहाँ तक क्लियर है? बाहर बहुत गर्मी है बेटे, 5 बजे तक जाओ, थोड़ा है ना, 5 बजे तक जाओ। छोटा सा पॉइंट कराऊंगा, वो तो मैं पहले से ही समझ गया था तेरी कैलकुलेशन से। एक लास्ट पॉइंट करा रहा हूँ बस, पावर जनरेशन का, आपको समझ आएगा। एक हेडिंग डाल लेना 10 मिनट बस। कितने बजे पढ़ाऊं? बच्चा डिमांड कर रहा है भाई, बेटे बच्चों की बात तो माननी पड़ती है। चलिए, कुछ मैं बोलूंगा वो लिखना है आपने। अभी नोट करोगे क्या? अभी कौन से वाले में? तुमने सब बेच दिया भाई, तेरे ब्लॉक की वैल्यू की गेन करो। ऑल सोल्ड 30 lakhs, you are at a loss of 70 lakhs। ठीक है ना? मेन समझ आ गया ना? मेन लिखो रे, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग। अब तो बोलूंगा, लिखना बेटा उसको। पावर जनरेशन अंडरटेकिंग has the option, power generation undertaking has the option
has the option to claim depreciation, has the option to claim depreciation as per SLM or WD. Next line. Such option is to be exercised. Such option is to be exercised on or before. Such option is to be exercised in the first year of operations. पहले साल डिसाइड करना होता है भाई जब से कंपनी स्टार्ट हुई तुम्हारी. Such options to be exercised in the first year of operations. कैसे होता है आपको पता लग जाएगा. लिखिए एक बार. Is to be exercised in the first year of. The option is to be exercised. The option is to be exercised on or before. The option is to be exercised on or before the due date of filing return of income. The due date of filing return of income. इसका मतलब समझ पा रहे हो आप. इसका मतलब ये है कि अभी अभी जो साल खत्म हुआ वो कौन सा हुआ, 23-24. कंपनी जनरली, वैसे कंपनी रिटर्न कभी 31 जुलाई को नहीं करती, ठीक है, 31 अक्टूबर करती है, ठीक है. तो मान के चल लीजिए कि 31 अक्टूबर 24 को आपको अपनी ROI भरनी है. एंड इफ आई से दिस इज योर फर्स्ट ईयर, तो आपको कौन से दिन तक सरकार को बताना है. जब रिटर्न भर रहे हो उसी दिन आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सा मेथड लेने आया है. और आपको क्या लग रहा है, आप सारी कैलकुलेशन करके नहीं आए होगे, करके तो आए हो. तो सरकार को आपको कब बताना है, जब आपकी पहली रिटर्न जारी है 31 को, इस डेट तक आपको बताना है कि आप SLM ले रहे हो और WDV ले रहे हो. तो इस दिन को यू हैव टू चूज वेदर यू टेक SLM, एंड इफ इट इज वंस टेकन इट कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर आपने SLM बोल दिया तो अब जिंदगी भर SLM, WD बोल दिया तो जिंदगी भर WD, कभी भी नहीं करा सकते. पावर जनरेशन के लिए यही, ठीक है. तो आगे ग्राफ बना लो चाहे, और फिर आखिरी लाइन लिखवा दूंगा, द ऑप्शन वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज्ड. इतने पावर जनरेशन में है. अब अंदर और नोटिफिकेशन और सरकार निकलवा दे, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये, कोई छोटे कोई वो थोड़ा ना पावर जनरेशन वाली. कभी जरूरत पड़ेगी, कभी ये प्रॉब्लम आएगी, सरकार करवा देगी उसको. लिखिए बच्चे, थ्योरेटिकल बात है जो मॉड्यूल में लिखी हुई है उसको उसी तरीके से लिखो. लास्ट लाइन लिखना बच्चे, द ऑप्शन वंस टेकन, द ऑप्शन वंस टेकन cannot be changed in future assessment years. लाइफ टाइम है जी, एक ही बार डिसाइड कर लो. फ्यूचर असेसमेंट क्लियर है बच्चे? ओके. तो अगर ये कंपनी WDV लेगी वो तो आपने सीख ही लिया, पर क्या आपने SLM सीखा? नहीं सिखाऊंगा बेटे, मैं हूं ना बेटे, आप टेंशन मत लो. आप 2 मिनट किस एंगल से 353 बनेंगे 2 मिनट बाद मेरे पे. अभी 10 मिनट है. क्या हुआ? ठीक है. अब एक चीज समझिएगा सर जी, एक पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 5 लाख. आप समझते हो व्हाट डू मीन बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी? आपने कितने की मशीनरी परचेज करी है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपके हिसाब से ये ब्लॉक सिस्टम चला रहा होगा या एसेट वाइज चला रहा होगा?
एसेट वाइज चल रहा भाई साहब, जैसा आपने एसएलएम सीखा हुआ। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी मान लो ऑलरेडी 3 लाख रुपए लग चुकी, सो इट्स बीन 3 years। मान लो 5 लाख का एसेट है, 5 साल लाइफ है, 3 years लग चुका है डेप्रिसिएशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी? अब आप समझिएगा, मुझे आपको सेल सिखाना है बस बेटे, कि सर जी अगर सेल होती है तो क्या ट्रीटमेंट होता है। और पहली बात, अभी एक बार ध्यान से एक बार फ्लो से बोलूँगा, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग को कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और इसका मतलब ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना ऑलवेज शॉर्ट टर्म, तो आप एसएलएम में हो तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, और अगर आप डब्ल्यूडीबी में होते तो शॉर्ट टर्म। सेट है ना गानी? मुद्दे की बात हुआ भाई, आपने इस मशीनरी को बेच दिया 1,80,000, या फिर आपने इस मशीनरी को बेच दिया 4 लाख, या फिर आपने इस मशीनरी को बेच दिया 8 लाख। तो इस केस पे फोकस करिए। हाँ, अब नॉर्मल अकाउंटिंग ही लगाओ। 2 लाख की चीज है, 1,80 की बिक गई 20,000 में। कैपिटल गेन नहीं लग रहा भाई यहाँ पे। अब लो सर तो कैपिटल एसेट, हाँ नहीं लगेगा कैपिटल गेन। इस 20,000 के नुकसान को, इस 20,000 के नुकसान को, आपको ये समझ आ रहा है लॉस है? 20,000 के लॉस को आपको बस डिडक्शन दे दी जाएगी इन द नेम ऑफ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और आप जो कैपिटल गेन कह रहे हो, कैपिटल गेन ठीक निकाला आपने, कैपिटल गेन कॉस्ट से कंपेयर करता है, आप बुक वैल्यू से कब से करने लगे भाई? कौन से प्रोविजन में बुक वैल्यू से कंपेयर करा कैपिटल गेन के? समझ रहे हो? तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। आपका ये पावर जनरेशन का एसेट है, 2 लाख रुपए इसकी बुक वैल्यू है, 1,80 का बिक रहा, 20,000 के नुकसान, मैं आपको डिडक्शन दे रहा हूँ टर्मिनल डेप्रिसिएशन के। क्लियर है जी? और अगर आपको आ जाएगा समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 लाख का सेल प्राइस है तो आपको क्या दिख रहा है? 2 लाख का प्रॉफिट। ये मैं कर दूंगा टैक्सेबल पीजीबीपी में। किस नाम से? इसको बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज। वर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे, ये दोबारा से भी यूज होगा। तो बेसिकली मैं टैक्सेबल कर रहा हूं थर्ड वाले केस में। हाँ, थर्ड वाले में प्रॉफिट कितने का है? लेकिन अब मैं इस 6 लाख को तोड़ दूंगा, अब लगेगा कैपिटल गेन। ध्यान से देखना, 8 लाख। If your sale value exceeds the original cost, such excess is taxable under capital gains. तो 6 लाख में से 3 लाख को बोलूंगा कैपिटल गेन, डिपेंडिंग अपॉन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और अभी आप इंडेक्सेशन दिमाग में भी नहीं ला पा रहे, इसलिए मैं डाल भी नहीं रहा अभी, लेकिन देख रहा है हमें। अगर ये लॉन्ग टर्म एसेट होता तो सेल माइनस कॉस्ट इंडेक्स करता मैं, वो भी नहीं कर रहा मैं। शॉर्ट टर्म मान के चल लो आप, अभी 1-1.5 साल में बेच दिया। आप मुझे बताइए बाकी का जो प्रॉफिट है, ये 3 लाख कैसे आया? सेल वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। सर इससे पहले वाले में क्यों नहीं कर रहे थे आप? ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर गया ही नहीं था। कैपिटल गेन तो तब आता है जब ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जाए। तो मैंने अपने टोटल 6 लाख के प्रॉफिट को बाइफरकेट करा कि भाई कैपिटल गेन का इतना हो गया, और बाकी अभी भी 3 लाख, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? बैलेंसिंग चार्ज
जो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कहिए साहब, समझ आया पूरा का पूरा? नोट कर लेना बेटा बढ़िया से। आपने थैंक यू बोला बेटे, इसका मतलब आपको बहुत अच्छा लगा मैंने पढ़ाया, तो आप और अच्छा नहीं लगवाना चाहते? चलिए नोट कर लो एक बार। कितने तक पढ़ाना है? 4:30 5 बजे तक? शिवम जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे। हाँ ये तो है, जीएसटी के बदले लॉ पढ़ लो। जीएसटी कराऊंगा यार, जिस दिन कल जब स्टार्ट करूंगा ना, कल 9 से 2 चैप्टर खत्म कराऊंगा इसी दिन का पेडो अकाउंट्स और टीडीएस। है जी, बोल दिया बेटे, हिंट लग गई बेटे, हिंट की जरूरत है बस, लग गई हिंट। आ जाओ अच्छा, यहाँ तक तो लिख लो, लिख यहाँ तक। क्या आपको मन नहीं कर रहा कि सर आधी डेप्रिसिएशन कैसे लगती है? ऐसे लग नहीं रहा यार, वो तो बताया नहीं सर, है ना? पूरी डेप्रिसिएशन क्या है, घर जाओगे बोलो पीजीबीपी आता होगा, बता इतने दिन है तो क्या है, वैसे बता ही नहीं पाओगे आप। लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर। हाँ जी, एसएलएम का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल है, सिर्फ तेरे को सेल का तरीका आएगा बस भैया। एसएलएम में नहीं, रेट कितने है वो है, वो हमारे सिलेबस में नहीं होता। डब्ल्यूटीवी के अंदर सारे रेट्स भी डिस्कस करेंगे, सारी वर्किंग चलेगी। ऑनलाइन बच्चे क्या कह रहे हैं? सर और पढ़ाओ प्लीज। थोड़ा थोड़ा सर, तुम बार बार कौन है के पूछते रहते हो। ठीक है, आइए मैं एक बात बताऊं, अगर ये पॉइंट नहीं कराया ना आपको मजा नहीं आता। ठीक है, आइए लास्ट आप मेरी बात इतनी नहीं मान सकते बेटे, मुझे ऐसा लगता है बच्चे मेरी सारी बातें मानते। मैंने बोला ग्लूड दे लो, ग्लूड भी नहीं गए बेटे। मैंने ग्लूड वालों से पूरी बात कर ली थी, पता है, गए नहीं आप। अब मैं उसको फोन करूंगा, वो बोलेगा ऐसे फोन करते रहते हो टाइम पास। वाटर पार्क तो यार इतनी गर्मी में वाटर पार्क छोड़ना जाते हैं। यशी जी क्या आप भी हमारी कोई बात नहीं मानते, हम बोलते बस करने को पढ़ाते। बेचारी बड़े दुख में है यशी जी एकदम ऐसे। बच्चे कह रहे ऑनलाइन एक बार बताओ बच्चों, चैट में बताओ आगे कराना है नहीं कराना। वैसे तुम यस और नो जो भी लिखोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ अरे चैट वो दिख नहीं रही, वो अलग कनेक्ट करो। क्या है अलग है, ये डेप्रिसिएशन ही चल रहा। एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days। ओके नहीं कुछ
देखो बेटे डेडिकेशन है बेटे पूरी। सर आप भी टाइम पास करते हो आप भी टाइम पास कर रहे हो स्किल्स लाइन खींची है 2 लाइन खींची है 4 और खींचो सर नहीं देखो अब कल भी चेंज करेंगे अब एक प्रोविजन लिखते हैं फिर इसके ऊपर बात करनी स्टार्ट करेंगे। आइए लिखते हैं जी। If any asset is acquired during the previous year, if any asset is acquired during the previous year, and it is put to use it is put to use for less than 180 days in the same previous year, if any asset is acquired during the previous year, एक बात बताओ, जस्ट आप एसेट को खरीद लेते हो, डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट होती है जब वो रेडी टू यूज हो जाता है। सो यू कैन से रेडी टू यूज या पुट टू यूज, समझ रहे हो? तो बेसिकली और पुट टू यूज फॉर कितने दिन के लिए हुआ है बच्चे? इन द सेम प्रीवियस ईयर। इन सच केस depreciation on such new asset is 50% of prescribed rate in the first year। समझ रहे हो बच्चे क्या बोल रहा हूँ? 5% लगेगी हर साल, 5% लगेगी ऐसे सिर्फ पहले साल या पहले साल कम, अगले साल तो बेकिंग से है ना आपके पास, ठीक है ना? एक बार इसको लिख लीजिए। हाँ जी, मतलब तूने बेच दिया, यूज करना मैं डेली थोड़ा वो देखूंगा कि मान ले फैन अब रेडी टू यूज हो गया, अब ये थोड़ा ना देखा जाएगा कितने दिन चल रहा है, ये कितने नहीं, बट रेडियो पूरे साल यूज हो रहा है। एग्जैक्टली, ऐसे तो केस टू केस है, तो वो थोड़ा ना देख करेंगे। एक बार अगर इंस्टॉल हो गया, चलने लायक हो गया, बस रेडी टू यूज है। समझ रहे? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे और आप ही बताना, ठीक है? हाँ जी, हाँ एक बार देखेंगे, एक बार देखिए इधर। ओपनिंग WTV है बच्चे, कौन से दिन है जी? 1/4/23, ध्यान से देखिएगा। Asset D is purchased 10 June 23, 3 lakhs। चलिए, आपको 23-24 की डेप्रिसिएशन निकालनी है, एक बार ट्राई करना बच्चे। 23-24 की, हाँ
10% ले ले, हाँ जी 10%। एक बात बताओ, ओपनिंग कितना पकड़ा? क्या एसेट डी को परचेज कब करा आपने? और पुट टू यूज डेट नहीं दे रखी तो मैं पुट टू यूज ही मानूंगा, भाई मानूंगा, 10-12 नहीं। एसेट नंबर डी की अलग डिटेल है, एसेट नंबर ई की अलग डिटेल है। डी को आपने पकड़ लिया 3 लाख, मुद्दे के बाद है ई पकड़ा गया आपने। ई को आपने 23-24 में पकड़ा गया परचेज में? नहीं पकड़ना, क्योंकि जब पुट टू यूज होता है डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स देन। तो आप मुझे बताइए 23-24 में तो आपने बिल्कुल सही कर दिया। ये देखते हैं क्या करा होगा। ओपनिंग लिया बच्चे आपने 6 लाख, परचेज कितने का लिया? 9 लाख आ गया। ए बी सी डी है ना। अब बताइए डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करूं? 10% बोला था मैंने, तो 10% कितना हो गया? तो कितना आ गया बेटा? फर्स्ट ईयर सबको क्लियर है क्या? किसके ऊपर? ई। ये 23-24 का पीरियड बताओगे ये क्या है? 1/4/23, 31 मार्च 24। डेप्रिसिएशन लगाऊं या ना लगाऊं? 10 दिसंबर 23 छोड़ना लिखा है। फर्स्ट ईयर क्लियर है मेरे सबको? समझ गए ना वो क्या गलती करी होगी? ई को कहां से पकड़ रहे हो भैया? ई की तो डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट होगी जब पुट टू यूज हो जाएगा। सर वो तो है 10 दिसंबर, बेटा 10 दिसंबर 2024 है बेटे, 24-25 की बात चल रही है। चौबीस 25 में बताइए मुझे ओपनिंग WDV कितना है? परचेज कितना करा? कितने का एसेट था? 4 लाख। हाँ हाँ बिल्डिंग की बात है। 12 लाख अब बताइए डेप्रिसिएशन का क्या करा? पहले जिस पे स्पेशल है वो बात कर लेते। 4 लाख पे कितना कितना आ रहा है? और 8 लाख 10 पे कितना आ रहा आंसर? 12 लाख 10 माइनस 1 लाख 1,000। ये सब क्लियर है? गलत है बेटी, गलत है बेटी। लॉ को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्या एग्जैक्ट। If the asset is acquired during the previous year and put to use for less than 180 days in the same previous, is it the same previous year which you have acquired? So this provision doesn't apply. आपको पूरी depreciation मिल जाएगी. It is acquired in 23-24 and put to use in 24-25. वो provision लग ही नहीं रहा.
वो सिर्फ तब लगता है जब उसी साल में खरीदो, उसी साल में पुट टू यूज करो, और लेस देन 180 डेज पुट टू यूज करो उसको उस साल। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा 12,10,000 पे सीधा 10% लग जाएगा जी। ओके, कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? कितना आ रहा है? 10,89,000। यहाँ पे सबको क्लियर है? मैं नहीं मानता बेटी, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सॉल्व कर दीजिए, मान जाऊंगा। एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल बना। डाउट पूछा तो डाउट तो क्लियर हो गया। ओपनिंग WDV ABC 50 लाख, परचेज करा एसेट D 10,423, 1,423 की वैल्यू दे रखी है। एंड मैंने जब परचेज करा मैंने तभी पुट टू यूज कर लिया है। अगर कुछ नहीं दिया होता पुट टू यूज का तो सेम डेट को होता है। अब निकालने की कोशिश करना। टेन परसेंट 10% इस पे नहीं करवाना। हाँ, क्योंकि वो एक्वायर हुआ था 23-24 में और पुट टू यूज हुआ था 24-25 में। ये जो हाफ रेट है ये तब लगता है व्हेन यू एक्वायर इन द previous year, you put to use in the same previous year and you put to use for less than 1 year. It has to be a same year. कहाँ लगा हमने 10% लगा। चालक पे 5% क्यों लगा? कहाँ लगा? हाँ तो फिर वो नहीं लगा ना फिर वो, ताकि आप ये सोचो ना कि पुट टू यूज बाद में फिर मैं बोलूं गलत हो गया तो मजा आता है ना। हाँ 5% क्यों लगवाया? 10%। आप बताओ कितना रेट लगाना है, आप अपनी एनालिसिस है। इसलिए क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है, पुट टू यूज देखता है और देखता है कि लेसन मनी के तो आगे रेट कर देता है। 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स है। If the rate is 10%, तो 10% का 50%। हो गया आंसर? आगे आपका आंसर। 50 लाख ओपनिंग, परचेज करा 3 लाख, ईवो परचेज करा 3 लाख, सेल कर दिया 1 लाख, 54 लाख आ गया, जिसमें से 3 लाख के ऊपर
रुको F क्यों लिया? 10-5 नहीं सही आ रहा है 59 लाख आ रहे और आधा किस पे लगना है? 3 लाख पे 5%, हाउ मच? 15,000 और बाकी उस पे कितना लग जाएगा? एग्जैक्टली 56 लाख। आप समझ रहे हो 59 लाख का बाइफरकेशन हो गया ना, 3 लाख पे आधा हो गया, जो बच गया 56 लाख उस पे 10%। बना देता हूँ मैं, बना देता हो गया होगा बट स्टिल 3-5 आपने आंसर तो निकाल लिया बेटे, पर प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होती। प्रेजेंटेशन कराने का तरीका अलग होता है। क्या आप प्रेजेंटेशन क्या आप नहीं जानना चाहोगे बेटे प्रेजेंटेशन कैसे होती है? क्या आपका मन नहीं कर रहा? घर जाने का पूछ रहा था, मैं नहीं कह रहा। ठीक है तो नहीं है छोटी सी बात, हर छोटी छोटी सी बात पे आप 4 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 4:15 बजे ऐसे करने लग जाओ। 1/4-23 50 लाख। अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन भी करवाऊंगा, ठीक है ना? ओपनिंग WD 50। अब समझना, परचेज को पहली बाइफरकेट करते हो, आप ऐसे लिखते हो परचेज and put to use for less than 180। चलिए बेटे परचेज की बाइफरकेशन बना देते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे एसेट होंगे तो अभी तो आप कर रहे हो बड़ी जल्दी, येलो सर बन गया, अभी 6 एसेट डाल दूंगा ना तो समझ नहीं आएगा आपको कौन सी लेस देन 180 है, कौन सी वो है। तो आप मुझे बताइए स्पेशल वाली कौन सी है? एसेट E एंड व्हाट इज द प्राइस? 3 लाख। तो ये एक कैटेगरी बनी। फिर मैं बनाऊंगा जो परचेज है मेरी अदर, वैसे अदर लिख रहा हूं पर आप लिखने को पूरा लिख सकते हो, पूरा लिख देते हैं परचेज एंड पुट टू यूज फॉर मोर देन। तो 180 डेज वाला कहां गया फिर? फॉर 180 डेज और मोर। अभी आप पूरे अभी सही आंसर नहीं दे रहे आप। फॉर 180 डेज और जी कौन कौन से एसेट है बेटे? एसेट डी कितने गए रे? इजी। एफ कितने गए? क्या कह रहा? 10-5-23 23-24 नहीं आ रहा। 10-5-23 तो फोकस नहीं है बेटे, दिल आपका मन कहीं और होता और यार इधर रखा करो बेटा। You need to be physically and mentally and psychologically there. मैं आपको पेपर के हिसाब से क्या कर रहा हूँ ऐसे करना। और अभी मॉड्यूल अभी तो कॉन्सेप्ट बनाओ ना, और डेवलपमेंट चलती रहेगी। खत्म हुआ, मेरे को लिखा यही चीज आपने लिखी, आप मेरे को नहीं लिख रहे दे रहे मेरे रजिस्टर में। आपने लिखा मैंने कुछ बोला, वही चीज मैं लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं लिखने दे रहे। तानाशाही गवर्नमेंट है आपकी। सेल ऑफ एसेट, कौन सा एसेट बेचा आपने? कितने रुपए का? ओ माय गॉड, अगर ये एक ही जगह ई बेच दिया होता तो भी क्या आधी डेप्रिसिएशन लगाते क्या? जो चीज आपके ब्लॉक में जिंदा नहीं बची उस पर क्या आधी लगाओगे? अभी मैंने ये बेचा, अगर ई होता तो तुम्हारे क्लोजिंग WD में क्या वो एसेट होता जिस पे आता था? नहीं लगाता। आप मुझे बताइए, कहने से व्हाट इज योर क्लोजिंग, पहले एसेट भी लिखना बेटा। क्या क्या एसेट है? ए, ओहो ए तो बिक गया, बी,
सी डी और ई बी है, ई बी और कितने रुपए का? ओके। अब आप हमेशा जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना बच्चे, तो जो स्पेशल रेट है ना जिस पे, लाइक जिसके साथ जो आधा लगा है, आप पहले वो चार्ज करो, ठीक है? इस पूरे ब्लॉक के अंदर किसके ऊपर 50% है? ई पर। तो वो कितने रुपए का है? 3 लाख का 5%, दैट इज 15,000। What is the remaining value? I mean 59 में से 3 lakhs तो वाली वैल्यू 56 lakhs। टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 5,75,000। और ये आ गया आपका जी क्लोजिंग। कितने रुपए से? 53 लाख। आपको मजा आया? और मजा नहीं आना चाहिए? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस सवाल तो पूछ सकता हूँ। ये सब तो पूछ सकता हूँ, ये भी बात नहीं कर सकता आज ये एसेट कितने का बेचा आपने? अगर 1 करोड़ का बेच दिया होता तो भी डेप्रिसिएशन आती। अगर 54 लाख का बेच दिया होता तो? अच्छा, वैल्यू कितनी है वैसे एक बात बताओ ऊपर से? 50 और 3 53 60 लाख। अगर मैंने 59 का बेचा होता तो वैल्यू क्या बचती? वो 1 लाख पे क्या रेट लगा? एग्जैक्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, पहले उसका लगाना है जिसमें स्पेशल है। मेरे कहने का मतलब है बच्चे, अगर आप समझ रहे हो ना, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं ये कितने की वैल्यू थी? 50 लाख ऊपर चल रही थी, फिर आपने 3 लाख का एसेट खरीदा, फिर आपने 2 लाख का और 5 लाख का, 60 lakhs हो गया। Now if I say you have sold it for 58 lakhs, then your closing WD will be 2 lakhs, और एक ही एसेट बेचा है। तो एसेट तो ये सारे हैं। अब इसमें से स्पेशल रेट किस पर है? ई पर। पर ई पर भी तो 3 लाख है ना सर, मैं 3 लाख थोड़ा ना यूज कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था? डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग WD। तो ये 2 लाख के ऊपर ही 5% पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? कहीं आप सोच रहे हो 3 लाख, भाई जो वैल्यू बच रही है 2 लाख के ऊपर ही 5% होगा। और अगर 56 लाख का बेचा होता तो वैल्यू क्या बचती? 4 लाख। 4 में से 3 में तो 5 पड़ता और 1 लाख पे 9 पड़ता। ये कॉम्बिनेशन समझ आने चाहिए। एग्जैक्ट। बताइए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? मैं नहीं मानता बेटा आपको। बहुत धूप है। एक 20% वाला और कर लेते ना। नहीं, इतना रखेंगे बच्चे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बच्चों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा। वेरी 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 गुड। ऑनलाइन भी सबको क्लियर है?